अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। मेरा नाम उमर रियाज़ है। मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ पेशे के लिहाज से, और शौक़ के लिहाज से टीचर हूँ। और टीचर क्यों हूँ? टीचर इसलिए हूँ कि मेरा ये ख़्याल है कि जब जिन मदारिज से मैंने तय किया उसमें कुछ काबिलियत का और बहुत ज़्यादा किस्मत का किरदार था, और मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। मैंने काफ़ी सारे इम्तिहान पास किए, दुनिया में कई मुल्कों में पढ़ा हूँ। लेकिन मैं जब पीछे देखता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर है वो किस्मत पे इन्हिसार करें, लेकिन उनकी काबिलियत भी ऐसी पैदा हो जाए कि उनके अंदर एक एतमाद पैदा हो जाए, और जो प्रोबेबिलिटी है जिसके तहत वो आगे जाके पढ़ें और अपने आप को लेकर चलें, वो उनकी फ़ेवर में हो जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि शुरू में जो लर्निंग है उसकी फ़ाउंडेशन या उसकी बुनियाद ऐसी रख दी जाए जो उनको आगे जाके सपोर्ट करे। हमारा, मेरा या शाह साहब का भी यही सोच है कि हमारी फ़ाउंडेशन में कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जो बड़ी देर तक पूरी नहीं होती और हम उस पर स्ट्रगल करते रहते हैं। इसी जो मकसद के लिए आप लोगों को इस चीज़ में इंगेज किया गया कि आपकी ज़ाहिर तालीमी पढ़ाई भी अच्छी होगी, लेकिन ऐसी पढ़ाई या इस किस्म की ट्रेनिंग या इस किस्म की टेक्निक्स जो कि बिल्कुल डायरेक्टली लिंक हैं आपकी ग्रोथ के साथ और आपके आगे करियर के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, यानी आपके करियर में जो चीज़ें बढ़ने वाली हैं, वो आपके साथ शेयर की जाएं। उसमें आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने सेशंस देखे हैं, आपके बोलना कैसे है, इवन ग्रूमिंग कैसे है, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो आज मैं जिस मौजू पे आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा वो है राइटिंग स्किल्स का। तो बुनियादी तौर पे राइटिंग स्किल्स, जो मैं जिस तरह से राइटिंग स्किल्स को लेता हूँ, वो तो वैसे हर दोनों ज़ुबानों में या तीनों में, अगर इलाकाई ज़ुबानें लें, उसमें अप्लाई हो सकें। लेकिन बुनियादी तौर पर जो उनकी एक्सरसाइज या एप्लीकेशन होगी वो इंग्लिश के साथ होगी। इंग्लिश के साथ क्यों होगी, नहीं होनी चाहिए, वो एक अलहदा डिस्कशन है। लेकिन मैं उसमें ये भी कहता हूँ कि हमारे सबसे ज़्यादा जो गैप है, मतलब बाकी तो अगर कभी ये फ़ैसला हो जाए और हम हमारे यहाँ सारा जो इल्म है वो किसी और ज़ुबान में तर्जुमा हो जाए और फिर हम उसको पढ़ें तो वो होगा। लेकिन आज के दिन में आप सारे लोगों ने अपनी तालीम हासिल की है, वो ज़्यादातर वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में होगी। अब जब आपने एक तालीम हासिल कर ली तो उसके बाद जब एंड पे आप नौकरी के लिए जाएंगे तो ये एक्सपेक्टेशन होगी कि आपकी तालीम में वो रिफ़्लेक्ट करना चाहिए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल if I have studied economics and I have studied throughout in English, then that would mean that I would be able to do two things. One, I would be able to know economics, and then I would be able to communicate in the language in which I have been taught. So that is the whole point of this purpose, that you will be able to communicate, and that communication is mostly in the form of oral. But when it comes to tests and when it comes to exams and when it comes to serious business or profession, then that has to be in English. So far we hope that a day comes where we all have all the professional medical, engineering, mathematics, economics, social science, literature and books are in the national language. But till it doesn't happen, you as an educated people are expected to convey your thoughts in the language which you have been taught. ज़्यादातर लोगों को अंग्रेज़ी में ही पढ़ाया गया ना, तो इसलिए हमारी ज़्यादातर इंगेजमेंट जो है उसके साथ होगी। बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि उसके जो तरीके हैं, उसका जो स्किल पार्ट है, वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को अखबार मंगवाए हैं और हम इस पे एक्सरसाइज भी करेंगे। उसमें मैं आपको ये भी साबित करूँगा कि कोशिश करूँगा साबित करने की कि एक्चुअली हमारे पास ये जो कैपेसिटी है इवन इंग्लिश लैंग्वेज की, वो मौजूद है, हम सिर्फ उसको प्रैक्टिस नहीं करते। मैं ये साबित करूँगा कि हमारे पास बुनियादी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो मौजूद है, हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। और मैं आज जब इधर से जाऊंगा तो मैं आप लोगों को तीन चीज़ें एटलीस्ट आपको छोड़ना चाहूँगा। एक ये कि आप लोगों की मैं कोशिश करूँगा कि हैबिट में कुछ चीज़ें डालूँ, कुछ चीज़ें आपको बावर कराऊँ कि ये हैबिट अगर आप बना लें तो बड़ा अच्छा हो। दूसरी मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको
पढ़ना जो है ना उसकी तरफ उसका कोई तरीका बताने की कोशिश करूं कि आपने बहुत पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मैं अपनी। और तीसरी ये कि आपको ये बावर कराऊं कि आपने नोट्स कैसे लेने हैं, आपने नोट टेकिंग कैसे करनी है जिसमें आप अपने नॉलेज को रिटेन कर सकते हैं। तो हम अपनी मंजिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। सो मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ड्यूरिंग आपके 14 to 16 years did you get a chance to get instruction on the writing as a skill? No. Did you might have got a chance to get instruction in language. That would have been probably in high school वगैरह जिसमें इंग्लिश होती थी। उसके बाद आप अंडर ग्रेड में you got some instruction in language, English और उर्दू, but you might not have gotten instruction in the writing skill. अब ये चीज़ सेटल कर लेते हैं कि आपको ये इंस्ट्रक्शन नहीं मिली। दूसरी बात ये है कि आप में से आप अपने आप को कैसे साबित करते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं प्रॉपरली, फाउंडेशनली कैसे साबित करते हैं? नहीं, कम्युनिकेशन तो जनरल पार्ट होगी। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपको डिग्री मिलती है तो उससे पहले क्या होता है? एग्ज़ाम होता है। अच्छा, एग्ज़ाम इज़ अ फॉर्म इन राइटिंग, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद आपका उससे पहले आप आजकल अंडर ग्रेड में होपफुली वो चीज़ें आ चुकी हैं, सेमेस्टर सिस्टम वगैरह, तो आपकी कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स भी होती होंगी। अच्छा, उन असाइनमेंट्स में आप क्या करते हैं? लिखते होंगे, एसेज लिखते होंगे, पेपर लिखते होंगे। अच्छा, उसके बाद जब आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, स्पेशली सोशल साइंस, बट नॉट लिमिटेड टू सोशल साइंस, तो आप अपने आप को कैसे साबित किया करेंगे? हाँ, यानी पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपके पास तो एक डिग्री है, ठीक है, डिग्री ने मुझे ये बता दिया कि आपने इस मजमून में इम्तहान पास किया। आप में से फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश लिटरेचर हैं, आप में से फॉर एग्ज़ाम्पल साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, IR है, इकोनॉमिक्स है। तो आप कैसे साबित करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? अगर आप उस सब्जेक्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो अगेन राइटिंग का काम आएगा। लेकिन डोंट यू थिंक इट्स स्ट्रेंज कि हमारे यहाँ राइटिंग के स्किल पे अब वो हमारे यहाँ इतने इम्तहान और होते हैं। मसलन अगर आप लोग जाना चाहते हैं मुल्क से बाहर स्कॉलरशिप पे, तो उसमें कौन सा इम्तहान होगा? IELTS का इम्तहान होगा, जिसमें एक पोर्शन राइटिंग का है, एक पोर्शन रीडिंग का है, एक लिसनिंग का है। अच्छा, उसके बाद आप लोग GRE का एग्ज़ाम अगर देना चाहेंगे एडवांस PhD या पोस्ट ग्रेड के लिए, तो उसमें होगा। फिर आप जब वहाँ अगर आप बाहर चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सारी जो चीज़ है वो लिखने के इर्द गिर्द घूमती है। और फिर आप पाकिस्तान में अगर रहना चाहते हैं तो आपके लिए जो इम्तहान की अपॉर्चुनिटी है वो मुकाबले का इम्तहान है, कंपटीशन CS, उसका इम्तहान भी राइटिंग का इम्तहान है बाय एंड लार्ज, उसमें राइटिंग काउंट करती है। तो आपका क्या वजह है कि क्यों हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ राइटिंग स्किल जो है उसकी तरफ समहाउ, हालांकि कोई इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं है, और कि एज ए राइटिंग एज ए स्किल की तरफ नहीं तवज्जो दी जाती? क्या समझ में आता है आपको? मैंने आपके सामने 2 चीज़ें इस्टेब्लिश की। एक मैंने ये इस्टेब्लिश की कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो राइटिंग है, यानी राइटिंग इज़ अ प्रोडक्ट। तब आप गुफ्तगू कर रहे होंगे फ़िज़िकल ट्रेनिंग में, बॉटनी में भी, बॉटनी में तो शायद नहीं, लेकिन बाकी वो गुफ्तगू कोई और भी कर सकता है। लेकिन आप में और बहुत ज़्यादा नॉर्मल आदमी में फ़र्क ये है कि वो शायद लिख के ना बता सके, आप लिख के बता सकते हैं चीज़ों को। तो उसके बावजूद ये चीज़ एक इस्टेब्लिश हुई कि आपके लिए ज़रूरी है, और दूसरी ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि राइटिंग एज ए स्किल अक्सर जो है वो नहीं इस्टेब्लिश होता। तो उसकी क्या वजह है आपके ख्याल? हाँ जी, वो तो जनरल सी वजह है, लेकिन स्पेसिफिक वजह क्या है? हमारी हैबिट नहीं है लिखना।
हमारी हैबिट नहीं है। सर एग्जाम इस तरह के मतलब स्टूडेंट्स आखिर पे एग्जाम में कहते हैं कि लिखना है, एग्ज़ाम में कहते हैं लिखना है, पहले याद प्रैक्टिस पहले याद करना है। तो बुनियादी तौर पे ये जो बात आप भाई ने की है, ये ही सारी चीज़ों की जड़ है। रीडिंग नहीं करते सर। अच्छा, रीडिंग भी नहीं करते, ये भी बात ठीक है। तो दो काम जो सारे एजुकेशन सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं वो हम ज़रा कम करते हैं। एक तो रीडिंग कम करते हैं, लेकिन रीडिंग फिर भी करते हैं, लेकिन जो राइटिंग है ना वो निस्बतन और भी कम करते हैं। आपके साथ जो डिस्कशन होगी उसमें टोटल मैंने जो सेशन टाइम परमिटिंग सेशन जो बनाए हैं वो 6 हैं। पहला जो है सेशन वो है हाउ टू रीड लाइक अ राइटर, जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। क्योंकि रीडिंग बतौर हॉबी, रीडिंग बतौर शौक़ आप कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका आउटपुट राइटिंग है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये भी एड्रेस किया कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए राइटिंग स्किल्स क्यों ज़रूरी है। ये पहले सोशल साइंस को तो मैंने इस्टेब्लिश कर लिया, सोशल साइंस तो सारा घूमता ही राइटिंग स्किल के इर्द गिर्द है। यानी आपके सामने हिस्ट्री के एक प्रोफेसर आएंगे, उनको बड़ा पता होगा, वो नहीं बता सकेंगे। एक आएंगे, उनको पता होगा वो, लेकिन वो बता भी सकेंगे, तो वो उनसे सरपास कर जाएंगे। तो सोशल साइंस तो सारी घूमती ही राइटिंग के इर्द गिर्द है, लेकिन साइंस के लिए राइटिंग क्यों ज़रूरी है। अच्छा, जो थीसिस की राइटिंग है वो थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड राइटिंग होती है, उसमें रिसर्च का एलिमेंट होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसमें साइंस की राइटिंग है, मैं आपको शायद एक फ़िज़िक्स के प्रोफेसर का वो चैनल बता के जाऊं कि उन्होंने 2 काम करने होते हैं। एक ये कि जनरल जो साइंस है हमारी, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि हमारे बच्चों को हम साइंस बताएं। अगर आपने अपने बच्चों को साइंस बतानी हो, यानी आप टीचिंग के साथ एसोसिएटेड हों, तो आप उनको अपनी उस ज़बान में साइंस नहीं बता सकते जिस ज़बान में आपने ग्रेजुएट किया। यू एग्री विद दिस? आप लोग बॉटनी पढ़े हैं, आप बॉटनी या जोलॉजी के साथ जो उसके लैटिन नेम्स हैं वो उनको बताना शुरू कर दें तो it will be lost on the junior ones. So you would have to communicate in the language which they understand. तो एक वो पार्ट है, और दूसरा पार्ट ये है कि आप लोगों ने वाइडर ऑडियंस को रीच करना है। अब आपने उनको सुना या पढ़ा होगा, जो एक ऑथर हैं युवल हरेरी, सुना होगा, जिन्होंने किताब लिखी सेपियंस। अब वो बुनियादी तौर पे साइंस के हिस्टोरियन हैं, बायोलॉजी के हैं, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें की वो साइंस को आसान बना दिया। तो लार्जर प्रोजेक्ट ये भी है कि आपका जो एक आपकी जो ऑडियंस होगी वो होगी जो आपके इमीडिएट ग्रुप होंगे जो आपकी उस टेक्निकल लैंग्वेज को समझते होंगे, और दूसरे वो होंगे जो आपकी स्पिरिट को समझते होंगे उस मजमून की। तो मेरा आर्गूमेंट ये है कि इन वन वे और अदर यू नीड दोज राइटिंग स्किल्स टू एक्चुअली रीच आउट टू दी वाइडर ऑडियंस। तो मेरा जो पहला सेशन है वो है रीडिंग लाइक अ राइटर। ये कोट है, इसका मेन मकसद ये है, जो रीडिंग है वो भी एक एक्सपीरियंस है। क्या उस एक्सपीरियंस में जब आप जा रहे हैं तो आप इसी तरह जा रहे हैं जिस तरह जिन लोगों को अगर म्यूज़िक का शौक़ है तो वो म्यूज़िक की साइड पे जा रहे हैं, जिन लोगों को पेंटिंग का शौक़ है वो उस फॉर्म में जा रहे हैं। सो रीडिंग इज़ ऑल्सो, व्हेन यू आर रीडिंग अ पीस, इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट फॉर्म, यू आर एक्सप्लोरिंग एन आर्ट, और आप जाते हैं और इसका आप पे एक इफ़ेक्ट होता है। दूसरी ये भी ज़रा दरमियान में से चीज़ें निकाल लें और आप अपने आप को ये इस्टेब्लिश कर लें कि जो राइटिंग स्किल्स हैं उसकी जो एक जिसकी वजह से, दूसरी बात एक तो ये कि ये रोट लर्निंग जिसकी वजह से ये काम इसके साथ इंगेज किया जाता है वो ये है, देयर आर नो जनरल रूल्स, देयर आर सम रूल्स। बीच में जब मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊँगा तो मैं कहूँगा रूल फलाना, लेकिन वो रूल उस तरह के रूल्स नहीं हैं जो कि साइंस के रूल्स समझे जाएंगे या लॉ के जिस तरह लीगल सेंस में रूल्स होंगे। वो रूल्स एक प्रिस्क्रिप्शन की फॉर्म के होंगे। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स एक हिदायत कि अच्छा ये एहतियात है, आप ये कर लें। तो 2 बातें हैं, एक ये कि रीडिंग का आप पे इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ज़्यादा
और आप हमारे यहाँ जिस तरीके से पढ़ाई जाती है लैंग्वेज, वो किस तरीके से पढ़ाई जाती है कि जब आप अपने उसमें जाइए स्कूल की पढ़ाई में, तो जब आपने लैंग्वेज पढ़ी या ग्रामर पढ़ी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले उर्दू से बात कर लेते हैं, तो जब आपने उर्दू पढ़ी तो आपको याद है कि इस्म मारफा क्या होता है और इस्म नकरा क्या होता है, और लक़ब और ख़िताब और कुनियत ये तखल्लुस होता है। तो इसको पढ़ के, इस्म नकरा को पढ़ के हमें तो कुछ नकरा टाइप चीज़ें ही महसूस हुई, ज़रा नेगेटिव साइड पे। आप अंग्रेज़ी वाली साइड पे चले जाइए, अंग्रेज़ी वाली साइड पे वो में कहते थे जी वो नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन हैं और वर्ब हैं, और वो वर्ब थोड़ी बहुत डिस्कशन हम करेंगे, सब्जेक्ट हैं, ये ग्रामर है, टेंसेस हैं। वो जो टेंसेस के जो गढ़े हैं उनमें तालिब इल्मों की नस्लें गिर चुकी हैं, उन गढ़ों में उनमें से निकली नहीं है। कोई प्रेजेंट टेंस में गिरा हुआ है, कोई पास्ट टेंस में गिरा हुआ है, कोई पास्ट परफेक्ट में गिरा हुआ है, तो कोई फ्यूचर टेंस में गिरा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी तक किसी को समझ नहीं आया इतनी साल। प्रेजेंट इंडेफिनिट आज मैं इस पूरी सारी क्लास से पूछूं तो स्ट्रगल करेंगे। क्यों स्ट्रगल करेंगे? इसलिए कि बजाय इसके कि बच्चों को इस चीज़ पे इनकरेज करें कि यू रीड and you find a view on your own, we encourage them to remember rules which they do not know how to apply. We encourage them, you have been encouraged, I have been encouraged. तो मैं 2 बड़े मुल्कों में पढ़ा हूँ, अमेरिका में पढ़ा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हूँ, तो मैंने उधर I have done well enough कि I can communicate, I can write, I can read, I can talk. So I do not have to recall that whatever I am doing is being followed by what has been written in the grammar book. That is also necessary at that time some, lekin the important thing at that point of time is that you also have the ability to actually apply what you have learnt in the theory. So theory as a foundation is not discouraged as such, but you stick to theory and do not go on the applied side is where you do not learn anything. तो ज़्यादा मकसद ये होगा कि you follow the instructions and then apply. ये है असल क्रक्स ये है कि if you read widely you will be able to get the knack of the language. अब ये मैंने कहा जी तो फिर वो तरीका फिर आपने गलती ना हुई ना, वो कहते हैं जी आके जी आप पढ़ें, तो पढ़ना तो हम चाहते ही नहीं, उसके बगैर कोई तरीका बता दें, तो उसके बगैर वाला तरीका जो है वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, अब सबसे पहले ये मैंने आपको असाइनमेंट भी देनी है इधर ही अभी थोड़ी देर बाद, कि आपने किसी राइटिंग को एनालाइज कैसे करना है। कैसे करना है जी राइटिंग को एनालाइज? यू हैव टू एनालाइज अ राइटिंग बिकॉज यू आर अल्टीमेटली यू हैव टू राइट। तो कैसे एनालाइज करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये है कि वो टाइप क्या है। जिस तरह हमारी ट्रेनी ने कहा कि वो है क्या, वो ऑपेड है। ऑपेड क्या होता है? ओपिनियन एडिटोरियल। ये जो आपके सामने है वो ब्रीफ है, जो एक समरी है किसी चीज़ की, डिटेल की, लार्जर डिटेल की, छोटी डिटेल। फिर कोई रिपोर्ट है, आप जाएंगे आप कोर्स पे, अगर आप कोर्स पे ब्रीफ लिखेंगे वो थोड़ा सा फ़र्क होगा कोर्स पे रिपोर्ट लिखने से। ब्रीफ में आप ये बताएंगे कोर्स में क्या क्या हुआ, रिपोर्ट में आप ये बताएंगे कि उसका एनालिसिस करेंगे, ये जो हुआ ये ठीक था, ये गलत था, इसका क्या इम्पैक्ट था, वो रिपोर्ट की फॉर्म। तो जब भी आप पढ़ेंगे आप 3-4 चीज़ें नोट करें। दूसरी, राइटर, लिखने वाला कौन है। एक बात बड़ी होती है कि आप लोगों की बात सुने, ये ज़रूर जाने, ये जाने बगैर कि वो कौन है, लेकिन दूसरी है कि नहीं बंदा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इन शॉर्ट दोनों इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्कॉलरली फील्ड में हैं तो राइटर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर राइटर की क्रेडिबिलिटी होती है, उसने बहुत ज़्यादा लिखा होता है, हो सकता है वो जनरल स्कॉलर हो सकता है वो स्पेशल स्कॉलर हो। तो आप देखते हैं कि राइटर कौन है।
फिर आप देखते हैं कि इस राइटिंग का टॉपिक क्या है। जब आपने ये टॉपिक देखा तो फिर आपको पता चला कि आपको क्या सा है। फिर जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका यूनिट क्या है। सबसे जो छोटा यूनिट होता है राइटिंग का वो पैराग्राफ होता है, फिर पेज है, सेक्शन है, चैप्टर है, पूरी बुक है। फिर जो बंदे ने जो लिखा है उसका मेन पॉइंट क्या है, उसकी क्या क्रक्स है, क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहती है। आप एग्री करते हैं? अगर नहीं करते तो क्यों, और अगर हाँ करते हैं तो क्यों? ये वो सवाल है जो अक्सर मिस होता है। फिर ऑडियंस कौन है, ये किसके लिए लिखा गया है। अखबार आप अभी पढ़ेंगे तो क्या ये जनरल लोगों के लिए लिखा गया है या ये कुछ स्पेसिफिक लिखा गया है। तो ये पहला पार्ट है। अच्छा, दूसरा जो हिस्सा है ना वो है जिसमें आप आर्गुमेंट को एनालाइज करते हैं, आप दलील को, आर्गुमेंट जो सारी राइटिंग है। और ये मैं भी एक क्लेम करने लगा हूँ बहुत बड़ा सा, सारी जो राइटिंग है ना वो दलील होती है किसी ना किसी चीज़। जो भी बंदा दुनिया के बाज़ार में अपनी राइटिंग को लेकर आता है वो अपना मौक़िफ़ लेकर आता है कि मेरी दुनिया के बारे में या दुनिया के किसी ख़ास पहलू के बारे में या ज़िंदगी के किसी ख़ास हिस्से के बारे में मेरी ये राय है और ये मेरी दलील है। सवाए कहानियों के, उसमें भी दलील होती है लेकिन ज़रा छुपी हुई, वरना हर लिखाई जो है वो लिखने वाले का मौक़िफ़ होता है और उसका वर्ल्ड व्यू होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये सारी लिखाई इसी चीज़ का नाम। तो आपने जब भी पढ़ना है तो आपने ये जज करना है कि इसका जो मौक़िफ़ है उसमें, खाली जगह पूरी करें, उसमें डैश है। क्या डैश होगी वो? दलील है, या सबसे पहले उससे भी पहले उसमें कोई, मैं आसान लफ्ज़ इस्तेमाल, उसमें कोई जान है या नहीं। हाँ, मकसद भी बाद में है। सिर्फ सबसे पहले तो ये कहेंगे कि कोई वज़न है। वज़न बड़ी चीज़ होती है, मतलब उसकी बात में कोई वो अपील कर रही है, ये पहला स्टेप होता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि दलील, वज़न और अपील, तो उसके अंदर क्या है जिस पे आपने राइटर को जज करना है। सबसे पहली बात है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है तकरीबन कह लीजिए गैर जानिबदारी। बुनियादी तौर पे इसका मतलब यह है कि क्या अगली साइड या दूसरी साइड का इसमें दलील आई है। अब इसमें एक बारीक सा नुक्ता है कि राइटर बाउंड नहीं है कि सिर्फ ये कह दे कि वो भी ये कह रहे हैं और हम भी ये कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में बहुत सारे पहलू ऐसे हैं, बल्कि तकरीबन सारे पहलू ऐसे हैं जिसमें आप ये श्योर होते हैं कि जी ये ही बात है। ये आपके सामने एक बात हो, आप कहें जी कि अच्छा लाहौर में क्या लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन होनी चाहिए। कोई लिख रहा है और कॉलम लिख रहा, तो वो लिखेगा कि लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन होनी चाहिए। साथ वो ये कहेगा कि जो लोग ये कहते हैं कि अंडरग्राउंड ट्रेन नहीं होनी चाहिए उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद वो एंड पे कहेगा लेकिन मैं यही समझता हूँ कि होनी चाहिए। ये जो राइटर है और कम्युनिकेटर या पब्लिक स्पीकर भी है, उसका वो बिल्कुल ये नहीं करेगा कि ये कहे कि जी हाँ वो भी, आप भी ठीक हैं और ये भी ठीक है। जाहिर है एक पढ़ा लिखा, एक दाना, एक साहिबुर राय शख्स या शख्सियत या खातून वो किसी हतमी नतीजे तक पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचेंगे इस तरह कि एक वो गैर जानिबदार होंगे, दूसरा एक तवाज़ुन होगा, चाहे even if the judgment favors one side, judgment has to favor one side। जब आखिर में बात होगी तो कोई साइड आप कहेंगे वो ठीक है। फिर bigger the claim better should be the evidence। आते हुए मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे यहाँ जो हैं वो ये पोस्ट ग्रेजुएट की तालीम दी जा रही है, यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ टेक्निकल कॉलेजेस नहीं हैं। सबसे बड़ा मसला। लेकिन मुझे जब मैंने ये साबित करना है तो मुझे क्या चाहिए इसके लिए?
मुझे कुछ डेटा चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए। अगर कोई छोटा क्लेम कर ले और वो कहे कि हाँ वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, शायद उस लेवल की एविडेंस नहीं चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दोनों ज़रूरी हैं। आप उसमें आप कॉमन सेंस पे जाते हैं, आप कहते हैं ये दोनों ज़रूरी। अच्छा जी, कोई मुझे ये कह दे कि जी हमारे यहाँ, जैसे हमने डिबेट भी की कि हमारे यहाँ इंग्लिश की बजाय उर्दू पढ़ाई जाए तो हम बड़ी तरक्की करेंगे। अब ये पूरे सिस्टम की रिवाइज़ करने का ज़रूरी, तो फिर इसके लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए। हम ये नहीं कह सकते, रद्द नहीं कर सकते बगैर इसके कि आपने कह दिया तो मैंने सुनना ही नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर जो एविडेंस है वो देनी चाहिए। फिर जब आप एनालाइज कर रहे हैं राइटिंग को, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इशू क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आइडिया क्या है। द ओनस इन यू ऑन होना चाहिए। इफ इट इज अ प्रोसेस्ड पीस एंड यू आर क्रिटिकिंग, प्रोसेस्ड पीस क्या है, ये मैंने इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है। प्रोसेस्ड पीस काम कैसे हुआ, जैसे ये अखबार है ना, ये आपके तक पहुंचा, तो अखबार पे आप कोई बंदा मजमून भेजता है तो उसके ऊपर एडिटर होता है कोई, वो कुछ ना कुछ उसको ठीक करते हैं, तो ये एक प्रोसेस्ड पीस है। तो प्रोसेस पीस उसने लिख दिया, तो ज़्यादा रीडर को अब कोशिश करनी है कि अब इसको समझे। लेकिन जैसे ब्लॉग है आप, या फेसबुक पोस्ट आपने लिख दी और वो चल गई, तो वो प्रोसेस्ड पीस नहीं है, वो रॉ पीस है। आखिरी बात ये है कि यू कैन एंड शुड चैलेंज एनीथिंग एवरीथिंग बट हैव टू गो वन अप। इससे क्या समझ में आया आप, हैव टू गो वन अप। ये आज का ये अखबार है, इसमें एक कॉलम छपा है हेल्थ एंड एनएसपी। एनएसपी क्या चीज़ है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अब जो राइटर हैं वो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कौन, फॉर्मर एडवाइज़र ऑन हेल्थ। अब उन्होंने ये कहा है, और ये नीचे वाली लाइन में उन्होंने बता भी दिया है कि उनका क्लेम क्या है। उनका क्लेम ये है कि अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ टू हैव अ प्रॉपर प्लेस इन इट फॉर ह्यूमन हेल्थ। वो ये कह रहे हैं कि हेल्थ और सिक्योरिटी में जो पॉलिसी के अंदर हेल्थ होनी चाहिए। अब आप ये पढ़ के कहते हैं कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने ऐसे ही बात की। अब आपने बात चैलेंज कर दिया कि हेल्थ का सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अब अगर आपने इसको चैलेंज करना है ना, तो आपने उनसे एक स्टेप फिर ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने का क्या मतलब है कि आपने सबसे पहले उनके समझना है कि वो उन्होंने क्या कहा, फिर ये कहना है कि उनके आर्गूमेंट क्या है, एविडेंस क्या है, फिर अपनी आर्गूमेंट और एविडेंस लेके जानी, फिर ये कहना है कि ये ठीक नहीं कह रहे। और इस प्रोसेस को ही लर्निंग प्रोसेस कहते हैं नॉर्मली। लेकिन आमतौर पे लर्निंग क्या होगी, आप पढ़ेंगे जब हमारी अब बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, मेरे तो नहीं हो रहे खैर से, लेकिन जनरली होते जा रहे हैं, लोगों को ये बताते हुए जब भी उनको किसी चीज़ पे कुछ लिखवाते हैं ना, फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी पे, तो वो ये लिख देंगे कि ज़फ़र साहब ने क्या कहा है। लेकिन जब उनको कहेंगे कि आप इसको एनालाइज करें, एग्री करें बेशक, लेकिन इस बेस पे करें कि पहले चैलेंज करें फिर एग्री करें या डिसएग्री करें, तो वो मैं जब लिखवाता हूँ राइटिंग के कोर्स में, तो मैं उनको कहता हूँ कि मुझे जो इंट्रोडक्शन या समरी चाहिए ना, वो चाहिए 1/4, सिर्फ 1/4 में आप बता दें इन्होंने क्या कहा है, 3/4 में आपने खुद बताना है कि आपका क्या ख्याल है। लेकिन स्टूडेंट उलट करते हैं, वो 3/4 तक ये बताते जाते हैं कि ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी कहा, जहाँ पे जा कहते हैं वहाँ पे बिल्कुल ऐसे थोड़ी मुर्दा सा 1-2 जुमले डाल देते। उसमें लर्निंग नहीं हो रही। लर्निंग इसलिए नहीं हो रही कि ज़्यादा टाइम तो आपने वो कहा जो उन्होंने कहा है, लेकिन आपने ज़्यादा टाइम वो कहना है जो इसमें से आपने मतलब अखज़ करना है और फिर उसको चैलेंज करना है। और अगर आपने ये काम कर लिया, आपको दोनों चीज़ें इसी मजमून में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है और हेल्थ उसमें होना चाहिए या नहीं होना। तो ये हमारे कुछ पढ़ने का असूल है। उसके साथ साथ अब पहली चीज़ आपने ये देखी कि ये राइटिंग क्या है, दूसरी चीज़ ये देखी कि जी उसके अंदर दलील क्या है। लेकिन ज़्यादातर जो राइटिंग होती है वो इसके ऊपर मैंने ये खुद ही हटवा दिया, वरना मैं इस पे लिखता कि राइटिंग जो है वो आर्ट भी है और क्राफ्ट भी है। अच्छा, आर्ट और क्राफ्ट में क्या फ़र्क है? जो इधर जिनको ये नज़र आ रहा है वो इस पे गुजारा कर लें।
आर्ट और क्राफ्ट में क्या फ़र्क है? ये जो कुर्सी है जिस पे आप बैठे हैं, ये आर्ट है, ये क्राफ्ट है। ये क्राफ्ट बहुत ही आला बात की। क्राफ्ट क्या चीज़ होती है? क्राफ्ट ये चीज़ होती है कि आपने, जी बताइए, जो 3D फॉर्म में हाथ से बना के सामने रख दी जाए और उसकी क्या हो, एक यूटिलिटी हो, उसका एक स्ट्रक्चर हो, उसका एक डिज़ाइन हो, वो प्रॉपर तरीका हो। और वो प्रॉपर तरीका ये हो कि वो फौरी तौर पे इस्तेमाल हो जाए। ये जो कपड़े सीना है, लेकिन आपने देखे होंगे फैशन शोज़ में, अब तो मर्दों के भी ऐसे आ गए कि किसी ने चादर ली हुई है, किसी ने कुछ लिया हुआ है। वो अब अपनी तरफ से क्राफ्ट से आर्ट में चले गए। ठीक है, हमने जो कपड़े पहने इसका एक ही मकसद है कि ये एक ज़रूरत को पूरा करें, मौसम की और अदरवाइज़। लेकिन जो उस साइड पे चले गए वो आर्ट। इसी तरह कुछ कुर्सियाँ ऐसी होंगी जो आर्ट की तरह बनाई जाएंगी। मोर बना होगा उसमें, किसी में शेर बना होगा, किसी में पत्ता बना होगा। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि लोगों में एक, समझिए कि ये चीज़ पाई जाती है, एक हिस्स पाई जाती है जो फाइनर चीज़ों को अप्रिशिएट करती है, जिसे हिस्से लताफत कहा जा सकता है, हिस्से एस्थेटिक सेंस, नज़ाकत कहा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आपने मकसद भी तो पूरा करना है। तो जो बहुत आला राइटिंग है, जैसे पोइट्री, वो आर्ट है। मतलब अल्लामा इकबाल की, गालिब की पोइट्री बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये पोइट्री की ज़ुबान में गुफ्तगू करना शुरू कर दें तो लोगों को एक दूसरे की बात ही नहीं आएगी। तो आप सुबह वालिद साहब बच्चे को कहें, क्या आपको नींद क्यों रात भर नहीं आती? तो वो आगे से कहता है, मौत का एक दिन मुय्यन है। तो आप वैसे कहेंगे, तुम मेरे पास होते हो गोया। वो आगे से इसका कुछ समझ नहीं लगेगी कि ये कौन क्या कह रहा है। ठीक है, वो उनको कह रहे हैं, भाई सुबह आपने जाना है, कॉलेज जाना है। तो ये पोइट्री है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर जो राइटिंग है उसका मकसद ये है कि आपको चीज़ों की समझ आए, आपको भी और पढ़ने वाले को भी। उसके लिए जो ज़रूरी है, इसके दो पार्ट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। एक को कहते हैं स्टाइल और एक को कहते हैं स्ट्रक्चर। थोड़ी सी इसमें फ़र्क है, ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं है। मुझे बताइएगा कि स्टाइल और स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है? तो आपके जहन में क्या आया है? Style, the way of writing, his usage of conveying special meaning or strength structure. ठीक है, जैसे किसी ने किसी को चोट लगाई, ये काम हुआ इधर, तो मैंने उसको कहा कि मिस्टर ए हिट मिस्टर बी विद अ ब्रिक, ईंट मार दी उन्होंने। लेकिन साथ मैंने ये कहा कि मिस्टर ए क्रश्ड मिस्टर बी, मिस्टर ए पाउंस्ड ऑन मिस्टर बी, मिस्टर ए अटैक्ड मिस्टर बी। जब कोई बंदा दुनिया से गुजर जाता है, उसके लिए सादा तरीन लफ्ज़ क्या है? नहीं, सादा, राइट। उर्दू में तर्जमा वफात भी दूर की, मार, डेड, दैट्स व्हाट हैपन्स, यू आर डेड। लेकिन हम क्या कहते हैं? डिपार्टेड, डिपार्टेड सोल, पास्ट अवे, वफात पा गए, दारे फ़ानी से कूच कर गए, दागे मुफारकत दे गए। ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि स्टाइल ये है, लेकिन ये क्यों स्टाइल है? क्योंकि हम थोड़ा सा आर्ट साइड पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की सेंसिबिलिटीज़ हैं। अगर हमने सारा टाइम ये कहना शुरू कर दिया कि हिट विद द ब्रिक, डेड, आई केम बैक, आई सॉ, तो हमारी जो सारी चीज़ें होंगी वो बहुत ज़्यादा मोनोटनस हो जाएंगी। मोनोटनस हो जाएंगी। मोनोटनस का क्या मतलब होता है? नहीं, उर्दू में बताएं। यकसानियत। तो यकसानियत जो है वो बोरियत का नेमुल बदल है। तो स्टाइल, हाँ, स्टाइल राइटिंग में इसलिए डाला जाता है कि यकसानियत ना हो,
स्टाइल राइडिंग में इसलिए डाला जाता है कि उसके अंदर एक कलर आ जाए, इसलिए कि लोगों की सेंसिबिलिटीज़ को आप एड्रेस कर सकें। लेकिन स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है और स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये लिखूं कि डेड 40 अहमद एज वॉज, तो इसका कोई मतलब नहीं। हर लफ्ज़ का अपनी जगह तो मतलब है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर मिस है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि अहमद डाइड एट द एज ऑफ 40, तो आप लोगों को समझ आ गई कि कोई शाह साहब थे अहमद नामी, वो 40 साल की उम्र में वो फौत हो गए। इसी तरह अगर मैं अहमद के बारे में और चीज़ें लिख दूं, अहमद को ले लें, आप लोग अहमद को एक्सप्लेन करें, तो साथ में यहाँ पे लिख दूं इंजीनियर, साथ में लिखूं चिल्ड्रन, साथ में लिखूं लाहौर, साथ में लिखूं रोड एक्सीडेंट, तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। अब स्ट्रक्चर की मिसाल सुनाते हैं, बड़ी आसान है कि आपने अहमद साहब के बारे में लिखना है। अब जुमला तो आपने ठीक कर दिया, ठीक है, आपने ये लिखा है कि अहमद वॉज एन इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद आप आगे चले गए और आप कहें कि अहमद हैड 2 किड्स, 2 चिल्ड्रन। अब फिर आप चले गए, यकदम आप जाते हैं और आप आगे जाके ये कहते हैं कि जी ही डाइड इन रोड एक्सीडेंट। अभी तक बात ठीक चल रही है, लेकिन आप उसके बाद जाते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप आगे से कहते हैं कि जी नीचे जाके ना, तो आप शुरू कर देते हैं कि इंजीनियर्स आर मोस्टली अनएम्प्लॉयड, ठीक है। उसके बाद आप ये डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इररिलेवेंट सी बात आ गई। अब हमने तो अहमद के बारे में लिखना था, तो स्ट्रक्चर का एक मतलब ये था, एक डिस्टिंक्ट सा फ़र्क, कि उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो अगर हमने अहमद के बारे में लिखना है तो हमने ये सोचना है कि अहमद साहब की ज़िंदगी कैसी थी, कहाँ पे पैदा हुए, कैसे गए, कैसे फौत हुए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने आना है जुमलों की शक्ल में और पैरों की शक्ल में। और जो स्ट्रक्चर है वो पूरे पीस का अपना एक स्ट्रक्चर है। ये है स्ट्रक्चर की सादी सी बात। और अगर आप उसमें कोई रेलिवेंट ले आए तो तब आपको एहसास होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो, स्ट्रक्चर जो है वो आपके अंदर आइडियाज़ में ऑपरेट कर, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी ऑपरेट कर रही है जुमलों में और पैराग्राफ्स। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं, मकसद जो पढ़ाई का है वो होता है आसान, तो हम आसान तरीके से आगे चलेंगे। होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे यकसानियत आ जाती। आप सारे लोगों को माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून याद है कि नहीं? सुनाएं ज़रा माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून, सुनाएं जी। आप आगे बैठें, बताएं जो याद किया था वो सुनाएं। I have many friends but Ahsan is my best friend। फिर क्या हुआ, आगे बताइए। वेट जी मैम, he studies with me। और बताइए। His father is a doctor। His mother is always a teacher। Yeah। और बताइए। He gets up early in the morning। ठीक है। He likes this color। He prays 5 times a day। She helps me। She helps me or he helps me in studies। हाँ जी बताइए। We play together। She lives near my house। She lives near my house। अच्छा जी। Has
3 brothers and sisters. ठीक है, अब माई बेस्ट फ्रेंड का क्या मसला है? ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड जो था, माई बेस्ट फ्रेंड का क्या मसला है? माई बेस्ट फ्रेंड का मसला ये है कि उसमें कोई खामी नहीं है. अच्छा, खामी किसी भी हवाले से नहीं है. सो मजमून का जो स्ट्रक्चर है वो भी ठीक है, मजमून में स्ट्रक्चर वाइज पता नहीं टेक्निकली करेक्ट है, स्टाइल 0 है, स्टाइल उसमें है नहीं, और उसमें कोई खामी नहीं है, ना लिखने में खामी है ना माय एहसन में कोई खामी है. ठीक हो गया. तो उसकी वजह से ये क्या बन जाता है, ये एक मोनोटनस बन जाता है. तो जब बच्चों को आपने बेसिक पढ़ानी होती है तो आप उनका स्ट्रक्चर ठीक करते हैं, पहले वो आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद ठीक करने में और इम्प्रूव करने में बड़ा फ़र्क होता है. तो जो इम्प्रूवमेंट है, ये जो जब आप सिर्फ स्ट्रक्चर पे जोर देते हैं, सिर्फ के बाद जुमले पूरे होने चाहिए, बंदा सफ़ा भर दे, तो तब क्या बनता है, माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून. तो वो माय बेस्ट फ्रेंड के जो मजमून है ना, इनसे आपने अवॉइड करना है. और ये वो मजमून है जिन्होंने आपको जकड़ लिया है, ये आपके सर पे सवार हैं, इन्होंने जाना कहीं नहीं है. तो आपकी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है लिखने में, वो ये है कि आपने किससे बचना है, माय बेस्ट फ्रेंड से. अच्छा, उसके साथ एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि जो राइटिंग है, इट शुड बी सिंपल. राइटिंग शुड बी सिंपल. दुनिया में एक ज़माने में लफाजी, जिसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, लफाजी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, वर्बोसिटी. वर्बोसिटी, वर्बोसिटी याद रख. तो लफाजी की बड़ी कदर थी. हम उर्दू में भी ऐसी ज़बान लिखते थे, अंग्रेज़ी में भी इस तरह की ज़बान लिखी जाती थी जो किसी को समझ ना आए. लेकिन अब जो मॉडर्न राइटिंग है वो एक्चुअली सिंपल है, लेकिन ये एक बड़ा ट्रिकी पार्ट है, वो है सिंपलिसिटी वर्सेस सिंपलिस्टिक. ये याद रखना है पढ़ते वक्त. अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने का जिक्र है, लिखने का जिक्र नहीं आया. माई बेस्ट फ्रेंड वॉज सिंपल बट इट वॉज सिंपलिस्टिक. जैसे बचगाना. इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये मतलब समझें कि सिंपलिसिटी ऑफ थॉट और सिंपलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है. कोई बताएगा क्या समझ में आई उनको सिंपलिसिटी ऑफ थॉट और सिंपलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन से? सबसे पहले एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, इजहार. सो इजहार को अगर हम ये कहें, हाउ यू से थिंग्स, सादगी से कह देना. ये सब, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसको कवर कर गया जो हमारी फीमेल ट्रेनी ने बताया. ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसको अवॉइड करना है. सो अब जो मकसद है राइटिंग का वो ये है कि कहना सादगी से है. आपने अगर सेपियंस किताब पढ़ी है तो उसमें मुश्किल लफ्ज़ बड़े कम है, उसका एक्सप्रेशन भी सादा है, लेकिन उसके अंदर जो थॉट है ना वो सिंपल नहीं. तो सिंपलिसिटी ऑफ जो माय बेस्ट फ्रेंड है ना, माय बेस्ट फ्रेंड में थॉट भी सिंपल है. उस बच्चों के लिए ना, उसके अंदर एक सादगी है. बच्चा अच्छा है, सुबह उठता है, बाहर जाता है, पढ़ता है. उसमें ये नहीं बताया गया कि बच्चा लोफर है, उसमें ये नहीं बताया गया कि बच्चा चीटिंग करता है, बच्चा जो है वीडियो गेमें खेलता है, उससे चपेड़ें खा के वापस आता है, जो कि एक रियलिटी ऑफ लाइफ है. ठीक है, वो इसलिए कि उस लेवल पे आप बच्चों को थॉट भी सिंपल बताते हैं. लेकिन आज आप अगर अपने बच्चों के बारे में मजमून लिख रहे हों तो आप ये कहेंगे कि बच्चों में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ अच्छी बातें नहीं भी होती. तो ये थॉट है आपका. और ये जो अच्छी बातें होना और अच्छी बातें ना होना है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी. लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक चीज़ है कॉम्प्लिकेशन. कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी में क्या फ़र्क है? ये कंप्यूटर जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? नहीं.
नॉर्मली चलाने में तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मगर कंप्यूटर में कितने पुर्जे होते हैं? हजारों होते हैं। सो कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लेक्स वो चीज़ है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से खुदे मुदे हों, लेकिन जब वो ऑपरेट कर रही हो तो तब वो एक सिंपल चीज़ कर रही हो। अब होता ये है कि मैं आप पे मजमून लिखूं, आपके साथ मैं एक दिन गुजारूं और जाके मैं मजमून लिखूं कि हमारे स्टूडेंट्स का एजुकेशनल लेवल क्या है, ठीक है। मैंने ये मजमून लिखना हो अखबार में, मैंने आपसे इंटरेक्शन किया, आपसे चीज़ें पूछी, कुछ चीज़ें आपने बताई, कुछ नहीं बताई। अब मैं अगर ये मजमून लिख दूँ जाते ही कि हमारे स्टूडेंट जो है ना दे आर रियली इग्नोरेंट, या मैं ये मजमून लिख दूँ कि आर स्टूडेंट्स आर रियली, आई इंटरेक्टेड विद अ ग्रुप ऑफ 70 स्टूडेंट्स एंड दे वर रियली ब्राइट, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? सिंपल होंगी। सिंपलिसिटी मैंने अप्लाई की है। लेकिन आप एक डाइवर्स ग्रुप हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल गए हैं, कुछ लोग हैं जो उर्दू मीडियम स्कूल गए, आप में से कुछ लोग हैं जो स्कॉलरशिप पे पढ़े हैं, कुछ लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। आप में से हर एक की एक स्टोरी है, और अगर मैंने पाकिस्तान के स्टूडेंट पे कमेंट करना है तो मुझे उन सारी स्टोरीज़ के अंदर जाना पड़ेगा। ये है कॉम्प्लेक्सिटी। तो बताऊंगा मैं आसान तरीके से, लेकिन उसका जो आइडिया होगा वो बड़ा। हम क्या करते हैं कि वो सिंपलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन को इसमें भी डाल देते हैं और सिंपल हर चीज़ बताई जाते हैं। तो बताना आसान तरीके से है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको मिस नहीं करना। सिंपलिसिटी बाय ओवर एक्सप्लेनिंग, बाज़ ऐसा होता है, ये बड़ा कॉमन है, राइट, कि आप आसान लिख रहे हैं तो आप एक ही चीज़ बार बार बताई जा रहे हैं, एक ही चीज़ बताई जा रही है। फिर बाज़ दफ़ा नीडलेसली कॉम्प्लिकेट करते हैं, नीडलेसली कॉम्प्लिकेटेड। मतलब बात हो रही है कि जी ये बताइए कि जी स्कूल कैसे बेहतर हो सकते हैं। अब स्कूल बेहतर हो सकते हैं, आप कैसे बेहतर हो सकते हैं भाई? 4 5 6 चीज़ें होती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं स्कूल बेहतर होना? सबसे पहले क्या चीज़ बेहतर होनी होती है आपके ख्याल में? टीचर ने बेहतर होना है, बिल्डिंग ने बेहतर होना है, सिलेबस कोर्स ने बेहतर होना है। तो यही 5 6 7 है ना। लेकिन मैनेजमेंट, असेसमेंट सिस्टम, एग्ज़ाम्स, लेकिन उसके कहीं नहीं। वो स्कूल बेहतर करने के लिए ज़रूरी ये है कि हमें ये चाहिए कि हमारे यहाँ जो है ना सड़कें भी बेहतर हों, खेत भी बेहतर हों। अब दिस इज़ वो उसका लिंक होगा, सड़कों का भी लिंक है, स्कूल तक है, रसाई का भी लिंक है, ट्रांसपोर्ट का भी लिंक है, सारे सिस्टम इकट्ठा है। लेकिन आप नीडलेसली कॉम्प्लिकेट करते हैं। और सिंप्लिसिटी एज फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, सिंप्लिसिटी, आपका स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, लेकिन आपके पास जो थॉट है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी से डील कर रहे हैं। आप इसको कंक्लूड करता हूँ, सिंप्लिसिटी मीन्स सिंपल लैंग्वेज एंड स्टाइल। इज इट इन द वर्ड्स, इज इट इन द सेंटेंस, इज इट इन द पैराग्राफ, इज इट इन द ग्रामर? ये बता दीजिए कि आपके ख्याल में जो सिंप्लिसिटी है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरियर्स ऑफ सिंप्लिसिटी। अब सिंप्लिसिटी एक्सप्रेशन में हमारी डिजायर्ड स्टेट वो सेंटेंसेस है। अभी इस पर डिस्कशन बहुत आगे चल के करेंगे कि सेंटेंसेस जो हैं वो, ये जो माय बेस्ट फ्रेंड था इसका चैलेंज ये था कि इसमें सारे सेंटेंसेस एक ही तरह के थे, लेकिन आम लिखाई में सारे सेंटेंसेस जो हैं उनमें फ़र्क होता है, लेकिन इंडिविजुअल सेंटेंस सिंपल होता है। इसको ये ज़रा थोड़ा सा काम बारीक हो गया, इसको इधर ही रोकते हैं, इसको आगे जाके करेंगे। अब मैं ज़रा कंक्लूड करूँ। जब भी आप पढ़ रहे हों आपने ये देखना है कि टाइप्स ऑफ राइटिंग क्या है। एक टाइप ऑफ राइटिंग है जिसे पर्सनल कहते हैं, जिसमें आप पर्सनल, मिसनोमर है। मिसनोमर क्या चीज़ होती है? मिसनोमर वो चीज़ होती है जो आप कह रहे हो पर वो हो ना, यानी अपने नाम के उलट हो। तो पर्सनल में ये क्या होता है कि इसमें आप अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को लार्जर एनालिसिस में करते हैं। ये मॉन्टेन मशहूर है, लेकिन असल में आजकल ब्लॉग्स हैं। दूसरे ऐसे हैं जिनको क्रिटिकल कहते हैं, जहाँ राइटिंग है, जैसे लिटरेचर के कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ की आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, ड्राइडन कैसे आपने पढ़े होंगे, मॉडर्न में आप बुक रिव्यू करते हैं। फिर कुछ हैं पीरियोडिकल सोशल होते हैं, इसमें कमेंट्री की जाती है उन इश्यूज़ पे जो सोसाइटी में होते हैं। ये मॉडर्न में जो भी आप पढ़ते हैं ऑपैड्स, ये पीरियोडिकल हैं। फिर बिजनेस और ऑफिशियल एसेज हैं।
इस पे मैं थोड़ा सा आपको करना चाहूँगा कि ये वो पीस हैं जो आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लिखने हैं। ये मैंने अंडरलाइन किया। इनके बेसिकली 4 पर्पज़ होते हैं: इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, प्रपोज एंड परसुएड। कि सबसे पहले आप बताते हैं हुआ क्या, जो आप बताते हैं वो क्यों हुआ, एक्सप्लेन, प्रपोज के बाद आप कोई सोल्यूशन बताते हैं, और परसुएड में आप कहते हैं कि आपका सोल्यूशन क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। जो भी आप प्रोफेशनल राइटिंग करेंगे, और जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो राइटिंग, वो इसके ऊपर है, जिसे हम एनालिटिकल राइटिंग कहते हैं। ठीक है, एनालिटिकल राइटिंग वो है विच इज़ डिज़ायरेबल येट कंपैरेटिवली स्केर्स। स्केर्स का क्या मतलब होता है? रेयर, नायाब। आपने करना ये होता है कि आपने बहुत कॉम्प्लेक्स इशू को उठाया होता है और उसको कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्म में आपने प्रेजेंट करना होता है। कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्म में प्रेजेंट करने का मतलब ये है कि आपने लोगों को समझाना भी होता है, लेकिन उसकी जो असल चीज़ है उसको मिस नहीं कराना। तो इसको डील करना पड़ता है नुआंस से। नुआंस को कह लीजिए बारीकी, रीज़न, लॉजिक, आर्गूमेंट से। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है कि जिसमें आप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेते हैं और आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन। और इसलिए ये बड़े एडवांस फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप हैं विदाउट बीइंग पीयर रिव्यूड। पीयर रिव्यूड क्या चीज़ होती है? आपके इर्द गिर्द वाले जो फॉर एग्जांपल स्कॉलर हैं उनसे पूछना। तो आप में से फॉर एग्जांपल लिखिए, जो बड़े बड़े हमारे नाम होते हैं लिखने में, सर सैयद अहमद ख़ान हैं, मौलाना मौदूदी हैं, उन्होंने तो अपनी लिखाई किसी को नहीं चेक कराई, लेकिन उनकी लिखाई में इतना इम्पैक्ट था एनालिटिकल पार्ट का कि वो बड़ी देर तक रह गई। आजकल भी बहुत से लोग इसको लिख रहे हैं। ये हमारा पहला सेशन था और अब मैं आगे की तरफ जाऊंगा। हमारे साथी इधर हैं करीब, अच्छा वो जाऊंगा और मैं अब आपको अगले मज़ीद इस पे थोड़ा सा लेके जाऊंगा और उसके बाद हम 1-2 एक्सरसाइजेस करेंगे। हमने थोड़ा सा स्टाइल और स्ट्रक्चर की थी। मैं ज़रा आप लोगों को कन्विंस करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं चार्ल्स डार्विन का मैंने सहारा लिया। इनडिस्टिंक्टिव का मतलब है ऐसी चीज़ जिसको आप रिकग्नाइज, फ़र्क ना कर सकें। टेंडेंसी, रुझान टू स्पीक, यानी ना चाहते हुए लोग बोलते हैं। एज वी सी बैबल ऑफ यंग, बैबल को कहा जाएगा जिस तरह वो भी एक उस उर्दू का मुश्किल सा लफ्ज़ है। किलकलाहट सुना आपने? काफ कैंची वाले से, ठीक है, बच्चों का ऐसे बातें करना जिनके मतलब कोई ना। वेयर एज नो चाइल्ड हैज़ एन इंडिस्टिंक्टिव टेंडेंसी टू बेक, ब्रू और राइट। नहीं, कभी आपने ये नहीं देखा कि बच्चा रोटी पका ले जाके, या ब्रू कर ले, जूस निकाल ले, या लिख ले। मकसद क्या है कि जो बोलना है वो एक फितरी किस्म की रुझान और सलाहियत है, और लिखना वो सलाहियत है जो सीखनी पड़ती। ये है सबसे इसका नुक्ता। बोलना एक फितरी सलाहियत है, इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि यूट्यूब चैनल ज़्यादा मिलेंगे, राइटर कम मिलेंगे हमेशा, इसलिए क्योंकि बोलना बहुत आसान काम है। आपको बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लिखने वाले लोग कम मिलेंगे। लेकिन तारीख़ का एक सबक ये है कि लिखना जो है वो बाकी रह जाता है, बोलना भूल जाएंगे। आप लोग ये समझ रहे हैं कि वीडियोस बच जाएंगी, मेरे ये नाकसी पेशन गोई है। मैं तो दोनों काम ही करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि वीडियोस ने भी ख़त्म हो जाए ना, लिखना फिर भी है। तारीख़ का सबक है कि किताब ने, और हमारी मुक़द्दस किताब है और उसके अलावा बाकी किताबें हैं, किताब ने जो है वो रह जाना है। बोलना जो है, बोलना उस टाइम पे उसकी बहुत अहमियत है क्योंकि इंसान हैवान नातिक है, लेकिन लिखना जो है वो एक सलाहियत है जो बड़ी मुश्किल से आती है। अब मेरा जो सारा आप लोगों के सामने जो मेरी राइटिंग स्किल्स की वर्कशॉप होती है, उसका ये बुनियादी सवाल होता है कि ज़ुबान के साथ क्या करें। ज़ुबान के साथ एक वो काम है जो हमारे बचपन में हमारे साथ हुआ हुआ है, टेंसों में, टेंसेस में, तो ग्रामर में, तो फ़लाँ में, तो उसने हमें जो है ना ऐसा क्लीन बोल्ड किया है कि हम फिर उठ नहीं सके। उसने हमें ज़ख्मी किया हुआ है। हमारी मजरूह रूहें जो हैं वो अब ज़ुबान की तलाश में इधर उधर फिर रही। अब इसको कैसे
मंजिल मिले। मेरी राय में आप ये इस अंग्रेज़ी को भी मैं इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहता। आप कई तरीके, और ये सारे तरीके ठीक है, ये नहीं कि सारे याद रखने। आप ये देख सकते हैं कि ज़बान का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी साख्त क्या है, वो आपको बताया। स्टाइल आपने देख लिया, तरीका लिखने का, पार्ट्स उसके हिस्से क्या हैं, रिलेशनशिप उसमें आपस में क्या ताल्लुक़ है। फॉर्म्स जो हैं, फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे अखबार एक फॉर्म है, किताब एक फॉर्म है, और कंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि आप उसके अंदर जुमले कैसे बनाते हैं। इसको आराम से कहें। मैं जो अप्रोच करता हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं राइटिंग में ना, तो आप इन चार चीज़ों पे ग्रो कर लें। आप अपना जो टारगेट रखें, क्योंकि ये तो नहीं होगा कि आप सुबह उठेंगे आपको पता ही नहीं होगा कि आपने करना क्या। ये मेरी अप्रोच, खुश उन लोगों की जो तालीम हासिल कर चुके हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में और काम भी करने हैं, और वो बैठ के दोबारा अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते। But there has to be a system, there has to be a scheme. Now that scheme is, in my opinion, is the words, sentence, paragraphs and essays. Because words are bricks of the building of language. Words are the bricks. Without bricks there is no building. But you do not see the bricks in their isolation. ऐसा नहीं होता कि आप इस बिल्डिंग में आए हों, आपको ब्रिक्स नज़र आ रही, उनको ब्रिक्स नहीं नज़र आ रही, लेकिन वो वर्ड्स हैं। वो जो वर्ड्स हैं वो मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी की एक लिमिट है। ये नहीं हो सकता कि आपका सेंटेंस चलता जाए, ख़त्म ही ना हो। मतलब मैं ये शुरू कर दूं कि आई केम टू ए कासिम अली शाह अकेडमी टू टीच राइटिंग skills course in which there were 70 students while the course was going on. There was one student who was wearing a suit, but there were few other students who were not wearing the suits, and when the question answer were going on, the first question was this and second question was this. अब ये जुमला अगर ख़त्म ना हो तो आपने तीसरी लाइन एक और चीज़ होती है, उसके बाद इसको नहीं पढ़ना। So ultimately words have to be broken down into sentences, और sentences have to be broken down into paragraphs, और paragraphs ने मिल के एक ऐसे या एक कंपोजिशन बननी है, और वो एक चैप्टर की फॉर्म में अमूमन आता है, और उसके बाद एक बुक बनती है। तो ये अगर आप ये लर्निंग करना चाहते हैं तो आप इस मोड में अपने आप को ले जाएं कि मेरे वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, मेरे सेंटेंसेस अच्छे होने चाहिए, मेरे पैराग्राफ अच्छे होने। इसके बीच में भी चीज़ें हैं वर्ड और सेंटेंसेस में, जिनको फ्रेज और क्लॉज कहते हैं। को बताएगा अंग्रेजी लिटरेचर वालों को छोड़ के कि फ्रेज और क्लॉज क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे लेडी ने कहा टाई द नॉट, सो टाई द नॉट से मतलब समझ आ रहा है, लेकिन वो वर्ड भी नहीं है, सेंटेंस भी नहीं है, वो एक फ्रेज है जिसका कुछ मतलब होता है जो किसी ने अप्लाई। पास अवे, फौत हो जाना, एक फ्रेज है, और उसके साथ क्लॉज है, वो थोड़ा सा सेंटेंस में अभी आगे जाके पढ़ेंगे। क्लॉज क्या चीज़ होती है बताइए सर। नहीं, वो बात नहीं जिसकी समझ आए। That makes sense. हमारे साथी ने कहा कि कुछ ऐसे अल्फाज जो एक जुमला तो पूरे ना हो, लेकिन उनका कोई मतलब हो। तो फिर हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके कि जुमले में दो किस्म के ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप जिसका मतलब होता है, एक ग्रुप जिसका अपना मतलब नहीं होता, लेकिन वो जब बीच में आता है तो उसका मतलब बन जाता है। बात क्या है? बात सादी सी ये है कि देयर आर सो मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। सारी शायरी, सारी कहानियाँ, सारे किताबें, सारी बातें, सारे लेक्चर वो अल्फाज के मजमूए हैं। अब आप क्या करें कि ये है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से, बट ग्रो। बाय बेस्ट फ्रेंड पे नहीं रुक जाना, बस शुरू ठीक है। अब सबसे पहले है वोकैबुलरी। ठीक हो, वोकैबुलरी कहते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज। वोकैबुलरी का एक डायरेक्ट रूट है, एक इनडायरेक्ट रूट है। डायरेक्ट रूट भाई ने बताया कि ये है कि आप डायरेक्ट अल्फाज याद कर लें। उसके लिए अंग्रेज़ी में वर्ड लिस्ट मिलती हैं, GRE, टॉफल की अपनी हैं। आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड बना के याद कर लें। सारी जो ज़ुबान अंग्रेज़ी कम अज़ कम उसके जो मुरवजा कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं वो कितने होंगे? 3000। और अगर आपको 3000 वर्ड्स आते हो तो दुनिया में कोई ऐसी नॉर्मली पब्लिश्ड किताब नहीं होगी जिसके अल्फाज उसमें टोटल 95% नहीं होंगे। साइंस की बुक्स के अलावा, ज़ाहिर है वो तो टेक्निकल होती।
तो 3000 वर्ड्स आर व्हाट द होल लैंग्वेज इज। लेकिन इसके बावजूद जिन्होंने 3000 वर्ड्स याद किए हैं वो लैंग्वेज नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ये जो मेमोरी होती है, जब आप कोई चीज़ याद करते हैं तो इसके कहते हैं रिकॉल। रिकॉल, ठीक है। इसके साथ अटैच्ड है रिट्रीवल। रिट्रीवल होता है एक ज़ख़ीरे में से चीज़ों को निकालना। अब लफ्ज़ जब आप पढ़ते हैं तब तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जब आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, जब आपने इस्तेमाल करने हैं ना, तब नहीं होंगे। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये कहूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिनको लुक डाउन अपॉन का मतलब पता है? ज़्यादा लोगों को पता होगा लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का क्या मतलब है? लेकिन आपने आखिरी दफ़ा इसको कब इस्तेमाल किया होगा? बहुत कम, पेपर में कभी कर लिया हो, लेकिन आम गुफ्तगू में या उस तरह। अब ये सारे लफ्ज़ आपके पास ऑपरेट कर रहे हैं। आपको पता है कि सेंसिटिव का क्या मतलब है, लेकिन इसको आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन आपको पता है कि फ्रेजिल का क्या मतलब, को पता है, लेकिन आप सेंसिटिव ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्रेजिल नहीं करते, ठीक है। आपको पता है कि वीक का क्या मतलब है, पता है ना आपको। आपको ये भी पता है कि वल्नरेबल का क्या मतलब है, पता है आपको वल्नरेबल का मतलब, लेकिन आपने वल्नरेबल कम इस्तेमाल किए, आपने वीक ज़्यादा इस्तेमाल किए, क्योंकि आपका रिकॉल जो है ना वो वीक की तरफ ज़्यादा जाता है, वल्नरेबल की तरफ नहीं जाता। एप्रोप्रिएट, ठीक है, होस्ट, क्योंकि वीक और वल्नरेबल तकरीबन चीज़ तो एक है, लेकिन उसमें डिग्री का फ़र्क है। वो सेंटेंस में बताएगा कि इस सेंस में कौन। हाँ, बट व्हेन यू आर यूजिंग वल्नरेबल तो पढ़ने वाला ये समझेगा कि आपको पता है कि इस कैफियत का क्या नाम है। सो उससे दो बातें साबित होंगी। एक बात ये साबित होगी कि आप की जो महसूस करने की हिस्स है वो बड़ी एडवांस है, और दूसरी ये कि आपकी बताने की हिस्स बड़ी एडवांस हो चुकी है, बताने की कैपेसिटी। सो आप वीक से वल्नरेबल का आपने सफ़र कर लिया। अभी वो आप, एक लफ्ज़ है रेंज, ठीक है, एक लफ्ज़ है कैन। रेंज का मतलब आपको पता होगा, कैन का मतलब नहीं पता होगा, दोनों का तकरीबन एक ही मतलब है। लेकिन जब आप वो एडवांस वर्ड यूज़ करेंगे, सो एक एप्रोप्रिएट और एक एडवांस, ठीक हो गया। तो अब एप्रोप्रिएट और एडवांस में ये होता है कि जब आप एडवांस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेशली आप लोगों के लेवल पे, तो यू शुडंट बी एबल टू यूज़ दोज वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा आर्केन हो। ये भी पढ़ना है आपने, आर्केन, बट वो थोड़े एडवांस हो, बिकॉज जिन चीज़ों के लिए आप ये लिख रहे होंगे वो चीज़ें एडवांस लेवल की। तो डायरेक्ट रूट फौरी तौर पे चल सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूट ज़्यादा है। अच्छा, इनडायरेक्ट रूट ज़्यादा है, ठीक है। इनडायरेक्ट रूट क्या है? अब मैंने आप लोगों को ये एक्सरसाइज बाद में देनी है, लेकिन आपके लिए जो हैबिट फॉर्मेशन है ना, नंबर 1 हैबिट जो है ना, वो ये है कि आपने ये करना है कि आपने एक लेनी है डायरी। शाह साहब को मैं आपको कहूँगा कि ये डायरी शायद हम प्रिंट करा के आपको गिफ्ट कर दें, ठीक है। आजकल ना जो स्पेसिफिक डायरीज़ है ना, उनका बड़ा फ़ायदा। आपने ये क्या करना है, अगर आप इस साइड पे जाना चाहते हैं, आप अपने लिए ना एक वर्ड डायरी लिखें, एक डायरी खरीदें या कॉपी खरीदें, उसका नाम रखें वर्ड डायरी। आप पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ते पढ़ते जो आपको मुश्किल लफ्ज़ लिखे ना, आप रुके नहीं, क्योंकि आप रुकेंगे तो बहुत लंबी ब्रेक लग जाएगी। आप उसके साथ ना वो लफ्ज़ लिखना शुरू कर दें। जी मुझे दिखाइएगा, नीचे वाली अखबार, जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। वन अवॉइड बिकमिंग हॉस्टेज का मतलब किसको नहीं पता, किसको नहीं पता। अच्छा, ये जुमला है
द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिसी इज दैट इट हेल्प्स वन अवॉइड बिकमिंग अ हॉस्टेज। इसमें कोई शर्म नहीं। आपने तारीख डाल दी 28, बस हॉस्टेज लिख के आगे चले गए। पढ़ते जाएं। डू नॉट मेक देयर केस वी हैव सेंसिटिव सिक्योरिटी इशू। कॉन्फिडेंशियल का मतलब किसको नहीं पता, ज़्यादा लोगों को पता। इसी तरह पढ़ते पढ़ते आपने लफ्ज़ निकालने हैं, और ये लफ्ज़ जो है ना, क्योंकि ये आपकी स्पीड ब्रेक करें, आपने इनको हटाना है। आपने डायरी में ये लिख लेना, ये 10 सेकंड लगने। हॉस्टेज, ठीक है। अक्सर हम करते गए उस जगह पे लाइन लगा देते हैं, उस जगह पे पढ़ जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। मेमोरी आपके साथ गेम्स प्ले करती है। मुझे कई लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो ना याद करने के बावजूद याद नहीं आते। आपने ये लफ्ज़ लिखते जाना है, आपने लिखते जाना है। एक जगह पे लफ्ज़ आया प्रिस्टीन, ठीक है, एक जगह पे लफ्ज़ आया ब्यूकॉलिक, आप लिख लिया। डेली कितने होंगे? 40-50 होंगे। उसके बाद आपने जाना है डिक्शनरी में। डिक्शनरी आसान है आजकल। डिक्शनरी किधर मिलती है? जब भी आप कोई लफ्ज़ लिखेंगे ना, उसके आगे आएगा मीनिंग। फारग होके इसके आगे लिख लेना। जब आप पहले दिन लिखेंगे ना, अगर आप नॉर्मली 2 घंटे पढ़ते हैं डेली, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप 2 घंटे डेली नहीं पढ़ते तो इसके 2 मतलब हैं। इसका पहला मतलब तो ये है कि आपका कोई रिलेशनशिप बहरिया टाउन के मालिक ओनर जैसे हैं या किसी अरबपति से है। लेकिन दूसरा मतलब क्या है? अगर आप नहीं पढ़ते दिन में 2 घंटे, तो पहला तो यह है कि अगर आप इस तरह के किसी, जिसे कहते हैं, कौन सा लफ्ज़ है, गोल्डन स्पून इन माउथ, सोने का, तो फिर आप गोल्डन स्पून माउथ हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते और गोल्डन स्पून भी नहीं है, तो फिर आप कौन है? अपने लिए ये खाली जगह खुद पूर कर लें। ठीक हो गया? सो इफ़ यू रीड 2 आवर्स अ डे, ठीक, और आप जब पहले दिन लिखेंगे ना, आप ग्रोथ आपकी कैसे होगी? पहले दिन लिखेंगे ना 1 2 3 4, तो आपके लफ्ज़ बनेंगे 70। आपको ये 70 का नंबर मिल गया है बस। दूसरे दिन पढ़ेंगे, लफ्ज़ मिलेंगे 75। तीसरे दिन पढ़ेंगे, लफ्ज़ मिलेंगे 65। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने ये एक्सरसाइज की भी है, करवाई भी है। लोगों की एवरेज फिट हो जाती हफ्ते के अंदर अंदर। आपको एवरेज फिट हो जानी, 2 घंटे पढ़ाई, लफ्ज़ मिल जाने। एक और साथी होंगे, उनको मिलेंगे लफ्ज़ 30, दूसरे दिन मिलेंगे 35, तीसरे दिन मिलेंगे 25। उनकी एवरेज 30 पे फिट हो जाएगी। हफ्ते बाद आपको पता चल जाएगा कि ये है आपका चैनल। फिर आप ये काम करते जाएंगे, फिर यही लफ्ज़ आते जाएंगे, और महीने बाद आपके लफ्ज़ रह जाएंगे 10, जो 70 वाला है उनके लफ्ज़ रह जाएंगे 20। तो आप विद इन 3 to 6 मंथ्स एक्चुअली 5-6 लफ्ज़ रह जाएंगे अगर आपने डेली एक्सरसाइज की। 5-6 जो हैं वो अंग्रेज़ों को भी इतने नहीं आते होते, इससे ज़्यादा ही बल्कि उनकी गलतियाँ होती हैं। जिस तरह हमें उर्दू के लफ्ज़ नहीं आते होते, हमारी उर्दू पंजाबी हमारी ज़ुबान है, हमें नहीं लफ्ज़ आते होते, क्योंकि लफ्ज़ों की बड़ी सारी चीज़, लफ्ज़ तो वो आते हैं ना जो रिकॉल हो रहे होते। आप लोगों ने एज ए स्टूडेंट्स अपना रिकॉल जो है वो इम्प्रूव करना है। आपने अपना रिकॉल इम्प्रूव करना है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बड़ा होना चाहिए। ये पहला स्टेप है कि जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको सारे लफ्ज़ों का मतलब पता हो, जब आप पढ़ रहे हो। दूसरा स्टेप उससे मुश्किल है, जब आप इसको यूज़ करें। ये आपकी पहली हैबिट है, ठीक है, जिसमें आपने वर्ड डायरी बना ली, लिखना शुरू कर दिया डेली में, और डेली काउंट कर लिया। नहीं टाइम मिलता आपको इसके मीनिंग का, तो वो भी कोई नहीं, लेकिन एक रिकॉर्डिंग करें अपनी। अब तो देखें आपका लेवल किधर है ना। हर बंदे का एक लेवल। आपने हफ्ते की एवरेज निकालनी, एक दिन की नहीं, क्योंकि एक दिन में हो सकता है किसी दिन आप कुछ पढ़ें। हफ्ते की आपको एक एवरेज मिल जानी, 40 की मिल गई, 50 की मिल गई। एवरेज निकालने का तो पता है ना आपको, शुक्र है। आपने ये करना है कि उसकी एवरेज निकाल ली, उसके बाद हर हफ्ते की एवरेज निकालनी है। आपने पहले हफ्ते की एवरेज 70 निकलेगी, दूसरे हफ्ते की एवरेज
50 निकलेगी, हो सकता है 70 ही निकले, क्योंकि अल्टीमेटली ये फिर अगर आपकी एवरेज ठीक नहीं हो रही ना, तो ये जो आपकी लिस्ट है, आपने किसी की लिस्ट नहीं पढ़नी, अपनी लिस्ट पढ़नी है। तो इसमें जाके ना दोबारा देखा करें, तो उस एवरेज को आपने कम करते जाना है। आई थिंक जितने मैंने लोगों को बताया, इट इज़ 3 to 6 months, 4 to 6 months, जहाँ पे आप, पर उसके लिए शर्तें कितनी हैं? 3। एक आपने पढ़ना है डेली, दूसरा आपने नोट करना है, तीसरा आपने मतलब लिखने हैं जाके। बिकॉज अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन से लफ्ज़ नहीं आते, अगर आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको तो मतलब पता नहीं चलेगा। तो अगर आप घर बैठे रहेंगे और फिल्में देखते रहेंगे या वैसे गप्पे मारते रहेंगे तो फिर तो नहीं होगा।